हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पीरियाडिक प्रॉपर्टी से आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोग को? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स इसमें क्या हो रहा होगा, एटम्स या एलिमेंट क्या हो रहा होगा, आयनाइज हो रहा होगा। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है। ठीक, एल्युमिनियम क्या है, नॉन आयनाइज है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में है। तो इसमें क्या होगा, आयनाइज होगा। क्या बनेगा, Al प्लस या Al2 प्लस या Al3 प्लस, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव आयन तक बना सकता है। या सोडियम है, ठीक, ये क्या बना सकता है, Na प्लस। ठीक है, ये Na प्लस बना सकता है। या आप लोग के पास मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम है, ये क्या बना सकता है, Mg प्लस, Mg2 प्लस। ठीक है, Mg प्लस Mg2 प्लस। इंक खत्म है, थोड़ा इंक भर लें। ठीक, क्या बना रहा है, Mg प्लस Mg2 प्लस। सोडियम क्या बना रहा है, सोडियम प्लस। एल्युमिनियम क्या बना है, एल्युमिनियम प्लस Al2 प्लस Al3 प्लस। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हम लोग केवल केटायन बनाएंगे, एनायन नहीं बनाएंगे। एनायन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो अभी आगे आएगा। अभी आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, केवल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी मेटल होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और केटायन बनाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, केटायन बनाएगा। अब आयनाइजेशन समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक, कहाँ से लॉस करेगा, अपने बैलेंस सेल से। ठीक है, ये अभी आप लोग को एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। कोई भी मेटल है मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इसके बैलेंस सेल में कितने हैं, बैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैं बोला कि बैलेंस सेल से लॉस करेगा या आउटर मोस्ट सेल से लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, यहाँ से। अगर यहाँ से लॉस कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सोडियम प्लस है, तब कहाँ से लॉस करेगा, 2p6 से। अगर यहाँ पे है तो पहले यहाँ से लॉस करेगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से लॉस करेगा। ठीक है, मान लीजिए सोडियम हो गया, इसका मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। और ये हो गया इसका ऑर्बिटल 2, ये हो गया 3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में, मतलब पीरियड नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। पीरियड नंबर 2 में 2 प्लस 6 कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पीरियड नंबर 3 में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया पीरियड नंबर 3। ये यानी इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 1, ये है 3। पीरियड नंबर 3 या बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब मान लीजिए इसको एनर्जी दिया गया, इसको एनर्जी दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम प्लस। मान लीजिए सोडियम है कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, ठीक, Na है, इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं हीट के फॉर्म में। ये क्या करेगा, Na प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर, एनर्जी बाहर दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, अंदर से रिलीज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग सोडियम को एनर्जी दे रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या होगा, डेल्टा H प्लस, डेल्टा H प्लस। ठीक है, डेल्टा H प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है वहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव। अब आप लोग जानते हैं डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव कब होता है, ये अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए क्लियर, 3s1। ठीक, तो क्या होगा, ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें 11 प्रोटॉन
प्लस 12 न्यूट्रॉन थे। सोडियम का होता है 11 23, तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चारों साइड ऑर्बिट में फैले होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या करेगा, सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। मान लीजिए सोडियम है, हीट एनर्जी दिए, सोडियम प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर और डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है। अब डेफिनेशन लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल gaseous isolated atom. Ionization energy is the energy required to remove an electron from valence shell of neutral gaseous isolated atom to form gaseous cation. ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से सुन लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from valence shell of neutral gaseous isolated atom to form gaseous cation. ओके, डेफिनेशन हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा था सोडियम क्या है, सोडियम है, एनर्जी दे रहा हूँ, ये क्या बना रहा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस डेल्टा H पॉजिटिव लिख रहा हूँ, डेल्टा H पॉजिटिव। ये डेल्टा H पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, ये किसको शो करता है, ये शो करता है कि इंथैल्पी। ठीक है, ये बताता है कि रिएक्शन में एनर्जी दी जा रही है या रिएक्शन से एनर्जी बाहर मिल रहा है। ठीक है, एनर्जी मिल रही है रिएक्शन से या एनर्जी हम बाहर से रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए दे रहे हैं। तो इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होते हैं, क्या बताता है, मीन्स रिएक्शन एंडोथर्मिक, मीन्स मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसे डेल्टा H पॉजिटिव है इसमें। ठीक, तो डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव कब होता है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक, तो इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा H नेगेटिव है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने पे एनर्जी बाहर मिलती है, हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी बाहर मिलती है। ठीक है, जैसे हो गया अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, अमोनिया के फॉर्मेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, ये हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे हो गया N2O4 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं आप लोग, N2O4, ये हो गया N2O4 को डिकम्पोज कर रहे हैं NO2 में, और ये क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, 3H2 है, N2 है, ये रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है अमोनिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? बस थोड़ा समझाने के लिए, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, ये होता है। और इंथैल्पी, मान लीजिए अगर कैलकुलेट करना होगा, मान लीजिए रिएक्शन दे दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल, तो डेल्टा H इक्वल टू होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, उसको सेपरेट कर दीजिए, आपको इंथैल्पी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा। पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, यहाँ से क्लियर। अब आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट आप लोग जानते हैं, पहला तो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, सेकेंड होता है किलो कैलोरी पर मोल, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 96.48 किलो जूल पर मोल। ये रिलेशन याद रखिएगा। यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल में रिलेशन है। इससे कैलोरी में भी रिलेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। यूनिट में आप लोग को यूनिट याद रखना है, हमेशा दिया रहता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, सोडियम है, दिया है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 100 किलो जूल पर मोल। क्या दिया है? सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी 100 किलो जूल। अभी देखिए यूनिट बताया किलो जूल पर मोल, अब यहाँ पे दे भी दिया। ठीक है, दिया है कि सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी है 100 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 ग्राम सोडियम। ठीक है, 10 ग्राम सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है, गिवन दैट 100 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 ग्राम सोडियम। ठीक, तो 1 किलो जूल पर मोल दिया है, यहाँ क्लियर होना चाहिए। 1 ग्राम सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट 23 ग्राम पर मोल। ये होता है मीन्स 100 किलो जूल एनर्जी है कितने की? 23 ग्राम की। ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी है कितने की? 23 ग्राम की। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? 100 किलो जूल कितने की है? 23 ग्राम की। देखिए सिंस 23 ग्राम सोडियम, यहाँ लिखिए 23 ग्राम सोडियम required the ionization energy is 100 kilojoule 100 kilojoule. Then 1 gram sodium require the ionization energy is 100 by 23 किलो जूल। ये हो जाएगा। अगर 23 ग्राम सोडियम आयनाइजेशन एनर्जी ले रहा है 100 किलो जूल, तो 1 ग्राम कितना लेगा? 1 ग्राम लेगा 100 बाई 23। देन 10 ग्राम सोडियम रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 100 इंटू 23 100 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10 किलो जूल। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10 किलो जूल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक, ये हो जाएगा आपका 10 ग्राम का, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 किलो जूल बाई 23, 1000 किलो जूल बाई 23। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आप लोग आ जाइए। आप लोग यहाँ पे मैं बता रहा था ना, जैसे देखिए Mg से Mg2 प्लस, Mg प्लस, Mg2 प्लस, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, तो ये सब सोडियम में क्या बना रहा था? सोडियम प्लस। तो हम लोग देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ 1 नहीं होता है, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कितने आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल हो सकते हैं? जैसे कार्बन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, इसमें 6 आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल हो सकते हैं,
वन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे बोलेंगे IE1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे बोलेंगे क्या, IE2। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे बोलेंगे IE3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE4। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे बोलेंगे IE6। जितने एटॉमिक नंबर है उतने आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें IE1, IE2, IE3, IE4, IE7 तक पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स किसी भी एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी कितने पॉसिबल है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE3। जैसे एल्युमिनियम था, ठीक, एल्युमिनियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे बोलेंगे IE1, ये बनेगा Al+। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE2, इसे बोलेंगे Al2+। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें बोलेंगे IE3, ये बोलेगा एल्युमिनियम 3+। ठीक है, ऐसे मीन्स इतने आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये तो हो गया ना। अब कितने पॉसिबल है ये भी बता दिया। अब इनका ऑर्डर क्या होगा और कैसे बताएंगे कि इनका ऑर्डर ये होगा तो क्यों होगा, ये भी बताना होगा आपको। तो देखिए, आ जाइए। ठीक, पहला है, मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, कोई एलिमेंट एक्स है, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये क्या बनेगा, X+। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मान लीजिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, X, इसे क्या बोलेंगे IE2, इसे बोलेंगे X2+। ठीक है, ये क्या बनेगा, X2+। इसमें से मान लीजिए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये बोलेगा X3+, ये इसे बोलेंगे IE3। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, IE4। ठीक है, IE4, ये बनेगा क्या, X4+। अब यहाँ देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होगा। अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो IE1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं IE3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं IE4। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब क्या है, मुझे पूछ रहा है, ये तो ठीक है, इसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को IE1, सेकेंड को IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन को IE3। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, IE1 है, IE2 है, IE3 है, IE4 है, एंड सो ऑन, ऐसे है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए, ऑर्डर क्या होगा? अब देखिए ऑर्डर तो होता है ये होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा? आप लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, कैटायन और एनायन का जानते हैं आप लोग क्या होता है। जैसे जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों होता है? अब देखिए मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसमें कितने होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 प्रोटॉन, ये होंगे 13 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 प्रोटॉन। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसमें 13 प्रोटॉन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेल। अब यहाँ से 13 प्रोटॉन, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3s2 3p1, ये होता है एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें एक ही को देखना है, 3 है, यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हम मान लीजिए किसके 3p1 वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या 30 प्रोटॉन कितने को खींच रहे हैं,
एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। 13 प्रोटॉन इतने को खींच रहे हैं, ठीक। 13 प्रोटॉन मिलके इसको खींच रहे हैं, ठीक। देखिए 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है। अभी क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट में है। अब देखिए इसको मिटा दीजिए फिर से। देखिए 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, ठीक। 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। अब देखिए कोई चार्ज नहीं है तो, कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन को, 13 प्रोटॉन क्या हो गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या होंगे 13 प्रोटॉन, ये होंगे 13 प्रोटॉन। अब ये किसको खींच रहे होंगे, आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन है 13 उसको खींच रहे होंगे अंदर की तरफ, ठीक। तब पहले क्या है 13 मिलके 13 को खींच रहे थे। अब मान लीजिए एल्युमिनियम प्लस हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 13 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर निकल गया, एक बाहर निकल गया। तो 13 लोग मिलके कितने लोग को खींच रहे हैं, 12 को। मान लीजिए अब एल्युमिनियम 2 प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 13 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए 3 प्लस हो गया, ठीक है, 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो सेम, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। पहले 13 को खींच रहे थे, फिर 13 12 को खींच रहे थे, फिर 13 11 को, 13 12 को, 10 को, ठीक। तो क्या होगा, कौन ज़्यादा खींचेगा अंदर, ये बताइए, किस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पे 10 लोग होंगे या जहाँ पे 13 लोग, जहाँ पे 13 लोग या जहाँ पे 10 लोग, ठीक है। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे 13 होंगे वहाँ कि जहाँ पे 10 होंगे वहाँ, जहाँ पे 10 होंगे, क्योंकि अगर 13 लोग मिल के 10 लोग को पुल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग अंदर खींच लेंगे, मीन्स उसकी रेडियाई घट जाएगी। अब आप लोग जानते हैं F इक्वल टू, यहाँ से देखिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये जानते हैं आप लोग। मीन्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए अगर फोर्स ऑफ डिस्टेंस घटेगा, अगर 13 लोग मिल के 10 लोग को खींचेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बढ़ेगा। एक तो ये रीजन है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और दूसरा रीजन होता है कि सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बढ़ता जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मेटल पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर IE1 लेस देन IE2 लेस देन IE3 लेस देन IE4, ठीक है। ये क्यों होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे केटायन बनेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएगा फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, ठीक।